हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 15वां पाठ है जो आपके सीजीपीएससी जो प्री एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए गए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जीके सेक्शन का है जो आपके चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। कल का मैंने 14वां पार्ट डाला था, हमारा 15 पार्ट है। कल का क्लास नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न में से क्या न्यायालय अस्तित्व में थे। तो यहाँ पे जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ पे जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में किसको न्यायालय में जिको अस्तित्व में रखा गया था, तो आपके धर्म महापात्र को, धर्म स्थयी, रज्जुक और आपके कंटक शोधन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो, तो इसका 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका धर्म स्थयी और आपका जो कंटक शोधन है आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इन दोनों मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था को न्यायालय में अस्तित्व में रखा था। तो आपके इसका 2 धर्म स्थयी और आपका कंटक शोधन, याद रखिए इसको, दोनों को सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित कौन सी थी। तो आपकी बीदर, गुलबर्ग, दौलताबाद, आपका हुसैनाबाद या यह इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, हुसैनाबाद, याद रखिएगा। तो बहमनी राज्य की जो प्रथम राजधानी निम्नलिखित कौन सी थी, तो हुसैनाबाद, याद रखिएगा। तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी आपकी हुसैनाबाद था। तो इसका आपका दौलताबाद था। तो यह बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो आपका दौलताबाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो कौन से जो चोल राजा थे जिन्होंने यहाँ पे जल सेना या आपका नेवी को स्टार्ट किया था। तो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो राजेंद्र चोल के द्वारा, परांतक चोल के द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा या राजराज द्वितीय के कारण, या इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राजराज जो प्रथम थे इन्होंने इस चोल जो कि चोल के राजा थे, इस चोल राजा ने जल सेना इनके द्वारा यहाँ पे प्रारंभ किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। याद रखिए यह चोल राजा थे जिन्होंने जल सेना जो कि प्रारंभ किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने जल सेना को प्रारंभ करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अता अली खां किसका नाम था। तो अबुल फजल, अबुल फैजी, टोडरमल, आदम खां। तो ये है इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन, अता अली खां किसी का नाम नहीं था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1909 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम या 1858 का अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो कि प्रथम किस अधिनियम द्वारा जो कि स्थापित किया गया था, तो 1773 के जो कि अधिनियम के द्वारा 1774 में स्थापित किया गया था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को। तो याद रखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया रहता तो 1773 के एक्ट के तहत लाया गया था, याद रखिएगा, अधिनियम के द्वारा, और 1774 में जो कि स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है। तो आपके सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाट, कैमूर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा। तो महादेव जो पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो आपके सतपुड़ा का भाग है। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में इसको रिपीट भी किया गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो पीर पंजाल से, बनिहाल से, बुर्जिल से या जोजिला से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बनिहाल दर्रा। याद रखिए, तो जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो आपके बनिहाल दर्रा से गुजरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में जवाहर जो सुरंग है आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिए, दर्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे दर्रे आपको याद होना चाहिए। तो वह जवाहर जो सुरंग है कहाँ से गुजरती है, तो आपके बनिहाल से गुजरती है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपके कलपक्का में, कोटा में, तारापुर या नरोरा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, तारापुर। याद रखिए तारापुर कहाँ है, तो आपके महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना आपके तारापुर में किया गया था, जो आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत है। इसकी जो स्थापना है आपका तारापुर जो न्यूक्लियर स्टेशन के 28 अक्टूबर 1969 में इसकी स्थापना किया गया था आपके
तारापुर में। तो तारापुर आपके महाराष्ट्र में है, जो कि भारत के प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है। याद रखिए इसकी स्थापना तारापुर में 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं उपयोग किया जाता है? तो आपके भवानी सागर, शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर, भाखड़ा नांगल, यही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, शिव समुद्रम। याद रखिएगा जो आपका जो शिव समुद्रम है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि कावेरी नदी पर जो कि बना हुआ है। इसको यहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए इसका शिव समुद्र का जो पानी है इसको बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस बांध को यहाँ पे जो सिंचाई के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। बाकी भवानी सागर, कृष्ण सागर, भाखड़ा नांगल ये सबको सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी जो शिव समुद्रम है इसको बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। शिव समुद्रम जो है आपके कावेरी नदी पर स्थित है और यह आपके वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी है योजना आयोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो याद रखिए तो भारत में जो वित्त मंत्रालय होता है यह वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति निरूपित करता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति निरूपित किया जाता है भारत में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनाकार के क्वेश्चन है आपके। राम गोविंद के रचनाकार कौन है? तो मीराबाई, नरहरि, सूरदास या रसखान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन मीराबाई। याद रखिएगा तो राम गोविंद के रचनाकार कौन है? तो आपके मीराबाई जी हैं। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुंडाकेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन प्रछन्न। याद रखिएगा तो बुद्ध का उनका दूसरा नाम क्या नाम से इसको जाना जाता था? तो इनको प्रछन्न के नाम से इसको बुद्ध जी को जाना जाता था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा प्रछन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हदीस एक प्रकार का क्या है? इस्लामिक कानून है या बंदोबस्त द्वारा एक कानून है या सल्तनत कालीन एक कर व्यवस्था है या मनसबदारी प्रथा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इस्लामिक एक कानून है। हदीस एक प्रकार का इस्लामिक कानून होता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिलोसॉफी से क्वेश्चन है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य जी को, माधवाचार्य को, महात्मा बुद्ध जी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शंकराचार्य। याद रखिएगा तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक किसको माना जाता है? तो आपके शंकराचार्य जी को माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन ऋग्वेद। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित जितने भी पुरुष सूक्त मूलतः किस में पाया जाता है? तो आपके ऋग्वेद में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो आपके मंदिर कला के लिए, चित्रकला के लिए, युद्ध शैली के लिए या आपके मूर्ति कला के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए किशनगढ़ जो शैली है आपके विशेषकर यहाँ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? आपके चित्रकारियों से चित्रकला के लिए किशनगढ़ शैली बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है? पुतली में, रेटिना में, सिलियारी मांसपेशी में या डी है आपके आइरिस में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सिलियारी मांसपेशी। तो याद रखिएगा आँख के लेंस के जो फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो आपके जो आपके सिलियारी मांसपेशी से यहाँ पे इसके द्वारा परिवर्तित होती है आँख के लेंस के फोकस दूरी। थी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा सिलियारी मांसपेशी के हिसाब से फोकस दूरी इसके कार्य से परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या डी है आपके रेटिना पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन रेटिना पर। तो मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर जब प्रतिबिंब कैसी बनाती है? तो आपके रेटिना पर बनाती है। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है आपके रेटिना पर। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, कई बार इसको रिपीट किया है अलग अलग एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन है? तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। याद रखिए साइटोकाइनिन वह हार्मोन हो जो पौधों में वृद्धि हार्मोन में बहुत ही जो कि मुख्य भूमिका निभाता है, जिसे प्लांट हार्मोन कहा जाता है। तो साइटोकाइनिन के माध्यम से पौधे में वृद्धि का काम इसके द्वारा होता है। तो कई बार इसको रिपीट किया गया एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा साइटोकाइनिन को, जो पौधे की वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार कौन सा है? तो विद्युत तन्मय तार होता है, भू तार होता है, उदासीन तार हो जाता है या फ्यूज तार होता है। तो घरेलू जो विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण युक्त तार होता है, उसे हम उदासीन तार के नाम से इसको जाना जाता है। जो कि घरेलू घर में यहाँ पे विद्युत सप्लाई के लिए जो कि काले रंग का होता है, जो आवरण युक्त तार होता है, वो उदासीन तार इसको कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, यही है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, डीजल, लकड़ी। याद रखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता। तो जीवाश्म अंतर्गत जो जीवाश्म ईंधन आपका कौन कौन सा आएगा? तो आपका कोयला आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। तो ये सब आपका जीवाश्म ईंधन है के अंतर्गत कोयला का, डीजल और पेट्रोल ये आपके जो कि जीवाश्म ईंधन है। बाकी जो लकड़ी है आपके जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो परमाणु ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो यूरेनियम में, थोरियम का, प्लूटोनियम का या लेड का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेड। याद रखिएगा इसका जो लेड होता है या लेड जो धातु होता है, इसे परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और आपका जो प्लूटोनियम होता है, ये सबको परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो आपके पेट्रोल का, बेंजीन का, अल्कोहल का या उपरोक्त सभी का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो आपके बेंजीन का, पेट्रोल का, अल्कोहल, ये तीनों का यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो शुष्क धुलाई में इन सभी का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या आपका O2 या CFC। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखिएगा आपका जो CFC है ओजोन छिद्र के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोर जो कार्बन होता है आपके ओजोन छिद्र के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार इसको रिपीट किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका CFC, जिसे क्लोरोफ्लोर कार्बन कहते हैं। तो ओजोन छिद्र के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें। कई बार इसको अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई थी, तो कौन से डेट पे इसको प्रधानमंत्री जन धन योजना को लाया गया था? तो 25 अगस्त 2014 को, 26 अगस्त 2014 को, 27 अगस्त 2014 को या डी है 28 अगस्त 2014 को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। बहुत सारे एग्जाम में, PSC में, UPSC में, SSC, रेलवे, पुलिस वगैरह में बहुत से एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकता है। तो इसको अक्सर रिपीट किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना कौन से डेट पे आरंभ किया गया था पूरे भारत में? तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना पूरे भारत में लागू किया गया था मोदी के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।